नहीं था क्योंकि मुझे सबसे पहले 8 अप्रैल को उन्होंने बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। मेरे फ़ोन और सिम वगैरह, मेरे कुछ बुक्स, मेरे पर्स वगैरह उन्होंने सीज कर लिए थे ऑलरेडी। तो मैं प्रिपेयर था। उसके बाद 1.5 मंथ तक उन्होंने मुझे कोई टच नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं बुलाया और बिल्कुल जो है मैं आराम से कम्फर्ट ज़ोन में रह रहा था, सुकून से रह रहा था। सडनली हमारा रमज़ान चल रहा था। रमज़ान में मैं रोज़े से था। उससे 2 दिन पहले वो बार-बार मेरे रूम पे जो है वो आ रहे थे। मैं क्योंकि कोविड की वजह से जो है मैं काम कर रहा था, खाने-वाने पहुँचाने के लिए जो भी वेलफेयर का काम था वो मैं कर रहा था। वॉलंटियर था मैं, लोगों को जो भी फ़ोन्स वगैरह आते थे उनको ले जाके खाना वगैरह देना, राशन से किट्स वगैरह पैक करना, इस तरह के काम में मैं इन्वॉल्व था। उसके बाद मेरे पास जो है वो मेरे रूम पे वो बार-बार रीच कर रहे थे जो मेरे पड़ोसी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये पुलिस आई थी, आप थे नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। तो और ये नंबर दे के गए हैं, आप इस नंबर पे फ़ोन कर लो। तो उसी में आया, मैंने उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जो है उन्होंने कहा ठीक है, आपसे जो है स्पेशल सेल के लोग जो है वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे जो है वो मैं हमारा रोज़ा होता है, तो इवनिंग में जब हम रोज़ा फास्ट ख़त्म करते हैं, रोज़ा खोल लेते हैं, तो मेरे पास फ़ोन आया। मैं अपने दोस्त के फ़ोन से किया था क्योंकि फ़ोन ऑलरेडी सीज़ था मेरा। मैंने अपने दोस्त के पास से फ़ोन से किया था, वो फिर उन्होंने कॉल बैक किया और कहा कि जो आप है वो आ जाइए, आपका फ़ोटो खींचना है। मैं जैसे ही अपने रूम के मतलब मेरे रूम के नीचे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑफ़िस में था। फिर मैं वहाँ से अपने रूम पे गया और रूम पे जाने के बाद देखा कि नीचे जो है चारों तरफ से उन्होंने सील कर रखा है। पूरे रूम को उन्होंने जो है सील करके इस तरह से वो शो कर रहे थे कि जैसे कि आसिफ को मैं कहीं से पकड़ के लाया हूँ किसी दूर से। आसिफ जो है वो भागा हुआ था, मैं उसको पकड़ के या खोज के लाया हूँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बुलाया, मैं उनके पास गया तो देखा कि चारों तरफ जो है वो शाहीन बाग की जो लोकल पुलिस है और स्पेशल सेल वो चारों तरफ से सील किए गए। और फिर मैं जैसे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आपको चलना होगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है अभी आपको। मैंने कहा कल सुबह आ जाऊँगा मैं। मैं तो इससे पहले भी जा चुका हूँ। बोला नहीं, अभी चलना होगा। तो मैं समझ गया था कि मतलब कि जब वो मुझे रात में लेके जा रहे हैं तो वापसी की कोई कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है वापसी का, वो अरेस्ट ही करेंगे। और नेक्स्ट डे वो मुझे स्पेशल सेल लेके जाते हैं। स्पेशल सेल में थोड़ी देर 1-2 घंटे जो है वो सवाल जवाब होता है। फिर वो पूछते हैं खाना खाओगे आप? मैंने कहा नहीं, मैं खाना खाया हुआ हूँ। और तो वो कहते हैं ठीक है, आप यहाँ पे सो जाएँ, सुबह कुछ अफ़सर आएँगे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। सुबह वो क्राइम ब्रांच को दे देते हैं। स्पेशल सेल मुझे उठा के ले जाते हैं और वो क्राइम ब्रांच के हैंड ओवर कर देते हैं। क्राइम ब्रांच जो है मुझे जामिया के केस में अरेस्ट करते हैं और वो पीसी रिमांड माँगते हैं। उनको पीसी नहीं मिलता है कोर्ट से, वो जुडिशियल कस्टडी में जो है वो मुझे जेल ले जाके छोड़ देते हैं। और उसके सडनली 2 दिन बाद जो है मेरी फॉर्मल अरेस्टिंग होती है दिल्ली राइस कॉन्स्पिरेसी केस में। और फॉर्मल अरेस्टिंग के बाद वो मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं और 7 डेज़ का जो है वो पीसी रिमांड लेके वो फिर मुझे जेल से दोबारा सेल के ऑफिस ले जाते हैं और फिर वहाँ कंटिन्यूसली जो है सवाल जवाब कि दंगे कैसे हुए, दंगे किसने कराए, तुम लोगों ने दंगे कराए। और फिर उस वक्त जो मुझे नाम वगैरह दिया गया, बहुत सारे नाम मुझे दिया गया कि आतंकवादी हो, दंगाई हो, जिहादी हो, देशद्रोही हो, इस तरह की चीज़ें जो है मुझे बोले गए। और फिर उन्होंने जो है मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया, फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली बहुत टॉर्चर किया कि आप आईएएस से हो, सीमी से हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने खूब ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप किया मेरे पास कि मैं जो है किसी भी तरह से किसी का नाम ले लूँ। बेसिकली वो ये चाह रहे थे कि इन्होंने प्लान किया है और आसिफ को नॉलेज है कि क्या हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। राइट हुए, हम लोगों को बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं कि राइट्स कैसे हुए। हम लोग जब राइट्स हुए तो वहाँ पे जाके जो है हम लोग ताना बर्तन इस तरह के जो है वो काम हम लोग वहाँ पे कर रहे थे जब राइट्स खत्म हुए। और जब राइट्स हो रहा था तब मैं मतलब कि दिल्ली में नहीं था, मैं केरल में था। राइट्स शुरू होने के बाद जो है मैंने पहले दिल्ली सरकार और कमिश्नर से वन नाइट हमने बात की, एक रात में, कि आप जो किसी तरह से दंगे को रुकाए। तो उन्होंने रिप्लाई किया था कमिश्नर ने कि हमारी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, उधर लगी हुई है। दिल्ली सरकार से जब बात हुई मनीष सिसोदिया जी से, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके तरह ही हूँ। मतलब उन्होंने दोनों हाथ खड़ा कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है। उसके बाद मैं केरल चला गया ऑलरेडी, क्योंकि मुझे केरल जाना था किसी प्रोग्राम में।
तो मैं उस प्रोग्राम में केरल चला गया, और जब मैं वहाँ से आता हूँ तो मुझे जो खबर लगती है कि खालिद सैफी और इस जहाँ का अरेस्टिंग हुआ है, लेकिन वो भी एक नॉर्मल केस में, तो उनको जो है कहीं ना कहीं जमानत मिल जाएगी। इस तरह जहाँ को जब जमानत मिलती है उसके सडनली बाद जो है वो 59 एफआईआर में उनको अरेस्ट करते हैं और फिर उस पर यूएपीए लगा देते हैं। 59 में ऑलरेडी वो इन्वेस्टिगेशन में था। 59 एफआईआर जो है वो क्राइम ब्रांच के पास जो है वो इन्वेस्टिगेशन में था। उसको स्पेशल सेल पे जो है ट्रांसफर करवाया जाता है और फिर उसमें यूएपीए लगाया जाता है। और उस एफआईआर में हम लोगों की अरेस्टिंग से पहले जो है यूएपीए नहीं था, और उसमें जो है यूएपीए ऐड करके और उससे पहले 3 लोगों को इसी एफआईआर में ऑलरेडी जमानत मिल चुकी थी, लेकिन उनके पास कोई एफआईआर नहीं दिख रहा था। उन्होंने 59 एफआईआर को उठाया और उसको जो है कॉन्स्पिरेंसी का एफआईआर बना के अरेस्टिंग शुरू की। और तकरीबन जामिया, नॉर्थ ईस्ट और जितने लोग जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरे दिल्ली में, तकरीबन प्रोटेस्ट साइट जो 21 प्रोटेस्ट साइट थे, हर जगह से लोगों को बुलाया और बुला के जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि या तो आप जो है किसी के खिलाफ विटनेस बन जाओ या तो आप जो है अप्रूवर बन जाओ। किसी इस तरह के प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे लोगों के बीच में कि ये मोमेंट जो है बेसिकली दोबारा शुरू ना किया जा सके। और उनका मकसद भी यही था कि मोमेंट को रोकना उनका मकसद था बेसिकली, तो जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। और मोमेंट जो है कोविड की वजह से कम जरूर हुआ, पैटर्न जरूर चेंज हुआ, लोग सड़कों से उठ के जो है अपने अपने घरों को गए, लेकिन उनके दिलों से जो है वो आंदोलन को खत्म करने में आज तक जो है दिल्ली पुलिस हो या गवर्नमेंट हो कामयाब नहीं हुई है। सोशल मीडिया के जरिए, जो आर्टिकल्स के जरिए और जो भी प्लेटफॉर्म मिला, हर जगह से जो है अगेंस्ट सीए एनआरसी जो है वो मूवमेंट जारी रहा। जितने लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स अरेस्ट हुए, जो लोग दिल्ली वायलेंस में हो या किसी दूसरे केस में, कंटिन्यूसली जो है उनके लिए आवाज़ें उठी और जो लोग हैं वो उनकी रिहाई के लिए जो आवाज़ उठा रहे थे, उसका एक नतीजा ये निकला कि आज हम लोग बाहर हैं। बेसिकली ये है कि यूएपीए का मिसयूज इसलिए हो रहा है, बेसिकली जिस चीज़ के लिए ये लॉ जो है, टेररिज्म के लिए, देश की एकता और अखंडता को अगर खतरा हो, देश की गंगा जमनी तहजीब को खतरा हो, तो कहीं ना कहीं जो है आप यूएपीए अगर लगाते हैं तो एक चीज़ें समझ में आती है। लेकिन आप उन लोगों पे यूएपीए लगा रहे हैं जो देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बंटने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और देश की एकता और अखंडता को, संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों पे उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो है आप यूएपीए का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस यूएपीए का गलत इस्तेमाल जो है, एक तो सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर वो या फिर वो स्टूडेंट हो या फिर वो लोग हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, दलित हो या मुस्लिम हो, इस तरह से सिख हो, इन लोगों पे जो है आप यूएपीए लगा के जो है उनकी आवाज़, जो उनके अधिकार है की जो लड़ाई है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो। तो हमारी बेसिकली लड़ाई यही है कि अगर देश को किसी से खतरा है, यकीनन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देश के लिए वाकई खतरा है, तो आप उन पे बैन लगाएं। आप ऐसे लोगों पे यूएपीए लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ऐसे लोगों पे जो देश की बचाने के लिए, जो खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ यूएपीए लगा रहे हैं। इस तरह से मिसयूज हो रहा है, इनकी आवाज़ को दबाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। तो हमें लगता है कि आप कम से कम आ, बात रखने की आज़ादी जो संविधान देता है, राइट टू प्रोटेस्ट जो है, आप उसको यूएपीए के जरिए नहीं दबा सकते हैं। और यकीनन 13 महीने के अंदर जेल से बाहर आना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जब आप देखेंगे या हम जेल के अंदर थे, हमें जेल का एक्सपीरियंस है, जब यूएपीए में कोई जाता है अंदर तो उनको जेल में यही कहा जाता है कि आप 4 से 5 साल के लिए आप भूल जाओ। इसमें 2 या 3 ही कंडीशन पे आपको बेल मिल सकते हैं, या तो बाय डिफॉल्ट बेल आपको मिलेगा जिसमें इन्होंने चार्जशीट वगैरह 6 मंथ में अगर फाइल नहीं किया है, कोई रिपोर्ट नहीं किया, तो आपको बेल मिलेगा, या डिले ऑफ ट्रायल पे आपको बेल मिल सकता है। लेकिन ट्रायल डिले के लिए ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और कॉन्स्पिरेंसी का केस है, तो एक दूसरे से कनेक्शंस होता है, तो फिलहाल अभी इसको चार्ज पे नहीं लगने दें। अब वो चार्ज पे नहीं लगता है, वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो है वो डिले ट्रायल भी जो है वो काम नहीं करता है, तो ट्रायल भी डिले होता है। लेकिन उस बेसिस पे जो है 4 से 5 साल जो है वो उनको जेल में रहना पड़ता है, जो अभी तक हो रहा है। आपने भीमे कोरेगांव का देखा होगा कि किस तरह से अभी 3 साल से ज्यादा होने वाले हैं और अब तक जो है किसी को बेल नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं जो है इसका मिसयूज हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यूएपीए का गलत इस्तेमाल जो है वो देश को
और देश के संविधान के बचाने वाले लोगों के मनोबल को जो है वो कम करने की कोशिश का जो है वजह है, जिसकी वजह से वो उसमें यूएपीए लगा रहे हैं। तो मेरी लड़ाई है, संघर्ष जो है एक तो अगेंस्ट ये एनआरसी को जिस कॉज के लिए हम जेल गए थे, जिसके अगेंस्ट में हम मुसलसल जो है हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये काला कानून जो है वो वापस हो। बट मेरा जो है अब सेकंड ये भी है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो अभी जेल में है, उनकी रिहाई के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, कितना प्रेशर हम इन पे बना सकते हैं, या किस तरह के जो है, जिस तरह से अभी आर्गुमेंट जो जजमेंट हमारा अभी आया, उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलैक्स मिलेगा, इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो अभी मामला सब्सिडीज है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन किस तरह से अगर इस जजमेंट के जरिए अगर उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो है सिंपल डिमांड है कि यूएपीए को जो है वो क्रैश किया जाए, उसको खत्म किया जाए, उसके गलत इस्तेमाल पे जो है वो रोक लगाया जाए, और ये काम जो है जारी रहेगा। इसके लिए जितने भी कोशिशें करनी होंगी, मुझे जितना भी मेहनत करना होगा, हम उसके लिए करेंगे। देखिए, जब आदमी जेल जाता है तो बेसिकली मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हम जो है वो दिल्ली से बाहर रहते थे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो है वो दिल्ली से बाहर रहता था, दिल्ली में रहता हूँ, और फैमिली जो है दिल्ली से बाहर रहती है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा टेंशन होता था कि फैमिली क्या सोच रहे होंगे, उन पर क्या रिएक्शन होगा, उनका क्या रिएक्शन होगा, मैं जेल में हूँ। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बेसिकली वो झारखंड है, और झारखंड में जो है जेल जाना, अगर कोई जेल चला जाता है तो लोग उनके घर आने जाने से भी डरते हैं। तो ये बहुत मतलब बहुत बड़ी बात थी जो मैंने देख रखा था, कि अगर कोई जेल चला जाता है कोई गलत काम करके या किसी भी तरह, तो उस घर को लोग जो है ये कहते नहीं, मतलब कि ऐसा ही है नॉर्मल। तो मैं इस बात को लेकर बहुत टेंशन था, लेकिन हमारी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन को भी के लिए मैं बहुत ज़्यादा सोचता था। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब रहता था। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ इस वजह से भी मेंटली टॉर्चर की जब बात आती है, तो वो आपको किस तरह से टॉर्चर करते हैं। अगर आपको बराबर आतंकवादी कहा जाएगा, आपको बराबर जो है दंगाई कहा जाएगा, देशद्रोही कहा जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे, सोचेंगे कि आखिर हमने ऐसा क्या करके आए हैं जिसके बिना पे ये जो है मुझे इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। तो मेंटली टॉर्चर जेल में बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। जो जेल स्टाफ है, जो उनके स्टाफ हैं, उनके लिए ये करना बहुत ही ईजी है, और वो करते हैं। लेकिन इसमें हमको जो मोरल सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, कि मोरल सपोर्ट क्या है। आप जैसे देखेंगे कि जब मैं जेल चला गया, मुझे जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जब जेल गया तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहा, और मेरे फैमिली के साथ, यानी मेरे फैमिली को पूरे तरीके से जो है वो जो है मोरल सपोर्ट मिलता रहा, इस बिना पे कि वो बराबर जो है मेरे फैमिली पे फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग घबराइए मत, आसिफ कोई गलत काम करके नहीं गया है, वो जल्दी बाहर आ जाएगा। तो जब 3 महीने के बाद मेरी फैमिली से बात होती है, तो मेरे फैमिली मुझसे ये कहते हैं कि तुम मत घबराना। मैं तो ये सोच रहा था कि उनका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन वो कहते हैं तुम मत घबराना, तुम मत डरना, और जेल के अंदर या जेल कभी भी तुमसे कोई पूछने के लिए या कुछ कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर तुम्हारी होती है, तो तुम सच बोलना, लेकिन कभी किसी अपने अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे को इसमें मत झोंक देना। तो मेरे फादर मुझसे कहे कि मुझे तुम पे इतना उम्मीद है कि तुम हिम्मत नहीं हारोगे, और जो है तुम संघर्ष को जारी रखोगे, जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जेल के अंदर काम करो। हमने पूछा भी कि क्या काम, बोले कि जेल के अंदर जो लोग हैं, देखो उन्होंने बताया कि जेल के अंदर जो लोग होंगे वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके दरमियान आप पढ़ाई लिखाई का काम करो, आप उनके दरमियान जो है उनसे बैठो, उनसे बात करो, उनसे डिस्कशन करो चीज़ों को लेके। तुम जो कुछ सीखे हो बाहर, उसको अंदर जो है उन तक पहुँचाने की कोशिश करो। जो भी तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वो लोगों को बताने की कोशिश करो कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है। ये काम करोगे, तुम्हारा वक़्त भी सही गुज़रेगा, तुम्हारे लोगों लोगों से जो है बॉन्डिंग बनेगी, और जो है तुम एक अच्छे तरीके से जो है जितना भी वक़्त जेल में रहना हो, तो एक अच्छे तरीके से तुम अपना वक़्त गुज़ार लोगे। तो बिल्कुल मैं इस पे जो है काम किया, और जो है जेल के अंदर, और मैं एक मेंटली डिस्टर्ब रहा शुरुआती दिनों में। लेकिन फैमिली से बात करने के बाद 3 महीने के बाद मैं इन चीज़ों से निकला, और निकलने के बाद जो है वहाँ उस जेल के अंदर भी जो है मैं लोगों के अधिकारों की बात करना शुरू किया, कि जो जो कुछ जेल मैनुअल में है, एज़ पर जेल मैनुअल, आप हमें वो सब कुछ दें। आप अगर नहीं दे रहे हैं तो आप जेल मैनुअल का वायलेशन कर रहे हैं। और मैंने इसके लिए बार-बार एप्लीकेशंस कोर्ट में मूव करवाए अपने एडवोकेट के ज़रिए। बार-बार जो है मैंने चीज़ें जो है वो वहाँ पे अंदर बात करके सॉल्व करने की कोशिश की जेल अथॉरिटीज़ से। अगर किसी का फ़ोन नहीं हो रहा है,
एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, उनको उनका बेल ऑर्डर भी हो गया है और वो अपने घर से, क्योंकि कोविड की वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं इनसे कह रहा था इनका बेल ऑर्डर हो गया, ये 3 महीने से रुके हुए, अपने फैमिली से बात नहीं हो पा रही, प्लीज आप इनका इनकी जो है वो बात करवाओ आप। तो जेल अथॉरिटीज, ये तुम्हारा एक्टिविज्म की जगह नहीं है, तुम यहाँ पे नेता मत बनो, इस तरह की चीजें तुम्हारे लिए, तुम जेल अथॉरिटीज से नहीं जीत पाओगे, जेल प्रशासन से नहीं जीत पाओगे, तुम इन सारी चीजों को मत करो। तो इस तरह के भी कमेंट्स मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जो जेल में जो अधिकार इनमेट्स के हैं, मैं उनके लिए हमेशा कोशिश करता रहा, चाहे वो मेडिकल एड्स हो या लीगल एड्स हो या फिर काउंसलिंग का काम हो, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है मैंने इस तरह के काम जो है जेल में करना शुरू किए। और इस तरह से मेरा जो 13 महीने का जो वक्त है उसमें से 10 महीने जो है बहुत सुकून से गुजर गए। बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह से लीगल एड्स मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपको मैंने बताया शुरू में ना कि फैमिली जो है वो टूट जाते हैं। फैमिली का रिएक्शन बहुत मतलब कि अजीबोगरीब होता है। अगर किसी के बच्चे को आतंकवादी कह के गिरफ्तार कर लिया जाए कि आपका बेटा जो है वो टेररिस्ट है, तो उनके लिए ये कितना मुश्किल वक्त होगा। और अगर उस मतलब कि उसने कुछ भी नहीं किया हो। और फिर एक तो फैमिली सपोर्ट जो है वो दो तरह से होते हैं कि आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कितना स्ट्रांग है। और बहुत सारे लोग मतलब कि ऐसे थे जिनका रीच या किसी वो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं, या किसी सोशल एक्टिविस्ट से या सोसाइटी से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होने की वजह से वो इन चीज़ों से जूझ रहे थे कि फाइनेंशियली जो है बहुत कमज़ोर थे। उनके लिए फैमिली जो है यूएपीए के केस लड़ाने के लिए लीगल एड्स जो है जिस तरह से उनको देना चाहिए था, जो जिस तरह से केस को लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मोरल सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। मैं एक साहब से मिला जेल के अंदर, तो वो सडनली कहा कि आप इनसे कहें जब आप बाहर चले जाएं तो आपने, या नहीं सॉरी, आप अगर फ़ोन पे बात करें, बाहर तो जाने के लिए उसमें कोई वो नहीं था, सोच ही नहीं रहे थे, मतलब अगर आप फ़ोन पे बात करें तो आप इनसे कहें कि जो है ये मेरे फैमिली से बात कर लें ताकि उनको थोड़ा मोरल सपोर्ट मिले। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, अगर मेरी बात होती है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जो है आपसे, क्योंकि वो मेरे घर पे रेगुलर कांटेक्ट में थे और मैंने बताया कि इनका जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ये लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम ये मेरे घर पे फ़ोन करके मेरे फैमिली से बात कर लें तो एक मोरल सपोर्ट जो है वो मिलेगा। तो इस तरह के मैसेजेस भी जो हैं वो लोगों के मिले। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग को आप गलत तरीके से फँसा रहे हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी जेल में हैं, तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो ये कहता है कि जो भी लोग जेल में हैं उनको जो है वो लीगल सपोर्ट दिया जाएगा, यानी लीगल एड्स दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपनी बात रख सके। वो अपना जो है अपने आप को कोर्ट में बता सके कि हाँ, लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए, मतलब कि कोई भी लीगल एड्स गवर्नमेंट की तरफ से, ये यूएपीए तो बहुत बड़ा केस है, और छोटे केसेस में भी जो है कि जो चोरी-वोरी के जो नॉर्मल केसेस है ना, उन केसेस में भी जो है लीगल एड्स जो है वो जेल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जा रहा है। एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ एडवोकेट आ रहे हैं लेकिन वो टाइम पास करके जा रहे हैं। लेकिन उनको जो है जिस तरह से उनके एप्लीकेशन मूव करने चाहिए बेल के या आर्गुमेंट करने चाहिए, उस तरह के कोई भी प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। जो सरकारी वकील जो मिलना चाहिए उनको, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये है कि उससे लोग परेशान भी बहुत हैं, लोग थके हुए भी बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें होता ये है कि लोग आखिर में जाके जो है वो गिल्टी प्लीड कर लेते हैं, यानी कि ये जो जो उन पे जिस तरह से उनको कहा जाए एलिगेशन जो उन पे लगते हैं, उस एलिगेशन को जो है वो चाहे वो किए हों या ना किए हों, वो उसको सही मान के गिल्टी प्लीड करते हैं और फिर कम से कम सज़ा की रिक्वायरमेंट करते हैं और फिर उतना वक़्त गुज़ार के वो बाहर आ जाते हैं। जिसको ये बात ना तो मीडिया में आता है, ये बात ना तो लोगों के बीच में आ पाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लोग मजबूर हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं और फिर जो है वो बाहर आते हैं, 5 साल, 7 साल में वो 10 साल में वो बाहर आते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस हैं। जेल में जो लोगों के चल रहे हैं, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोगों से ताल्लुकात बने हैं जिनके लिए जो है बाहर से लीगल एड जो है वो प्रोवाइड किया जाए और उसके लिए जो है बात किया जाए। बात हो रही है। मैंने पहले जब आया तो सबसे पहले मैं जब अपने लोगों से मिला बड़ों से, मैंने यही कहा कि ऐसे-ऐसे लोग जेल में हैं, इनके लिए कुछ न कुछ तो लीगल एड्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। लोग एग्री कर रहे हैं। थोड़ा एग्ज़ाम्स हैं और इसके बाद इससे फ्री हो जाऊँ, तो फिर जो है प्रॉपर तरीके से जो है, जो भी पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं या जो भी ऐसे जिनके केस डिटेल्स मैं लेके आया हूँ, उनके लिए जो है वो लीगल एड ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।
हाँ, बेसिकली देखिए, सारे केसेस जो हैं ये कॉन्स्पिरेसी का केस कहते हैं। कुछ हुआ हो या ना हुआ हो या कुछ होने वाला हो, और ये कभी प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से वो मुस्लिम यूथ को जो है वो बुक कर लेते हैं अंडर यूएपीए, चाहे वो आदिवासी हो या दलित हो, और इसको क्रिमिनलाइज करते हैं। नो डाउट, आपकी बात से कोई भी जो है, मुझे डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, मैं भी ये कहता हूँ क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ये बात होनी चाहिए। हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आप उनको जिस केस में बुक कर रहे हैं, आप उसमें जो है जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो आप उसको तेज चलाएं ना। आप अगर उनको जेल में डाले हैं तो आप उनका ट्रायल तेज चलाएं, और आप उसको उनको 10 साल 12 साल जेल पे रहने पे मजबूर कर रहे हैं, और लास्ट में जाके जो है या तो आप उनको एक्विटल कर रहे हैं, या फिर जो है वो खुद गिल्टी प्लीड कर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, जो भी मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, इन पे जो है जुल्म हो रहे हैं। इसको क्रिमिनलाइज सिर्फ आज से नहीं किया जा रहा है, ये सरकार नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या नाम है बीजेपी गवर्नमेंट ही इस पे की, इस ये तो ब्रिटिश के जमाने से चला आ रहा है। हमेशा जो है वो आदिवासी को क्रिमिनलाइज किया गया। और क्या नाम है, जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मतलब कि बंटवारा हुआ, उसके बाद से हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो है हमेशा आतंकवादी या देशद्रोही या क्या नाम है क्रिमिनलाइज करके देखा गया। तो बेसिकली इनके नजरियों पे जो है, इनकी जो आइडियोलॉजी है उस पर काम करने की जरूरत है। ये बदलने की जरूरत है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। हर दलित और हर आदिवासी को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हो, और आप उसको मतलब कि गलत तरीके से बुक करके आप उनको फंसा के उनके आवाज को या उनके अधिकार को जो है आप उसकी हनन नहीं कर सकते हो। तो असल लड़ाई ये है, और हम बिल्कुल ये अधिकार की लड़ाई है, ये आइडेंटिटी की लड़ाई है बेसिकली। वो इन आइडेंटिटी को उभरने नहीं देते हैं। जो आइडेंटिटी है, जो मुस्लिम आइडेंटिटी है या दलित आइडेंटिटी है या आदिवासी या ट्राइबल आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से इनको दिक्कत है कि ये अपनी आइडेंटिटी की क्यों बात कर रहे हैं, ये क्यों अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग गुलाम बन के रहें। ये क्योंकि इनको इनको इस बात का डर है कि अगर इस देश में बदलाव अगर कोई ला सकता है, तो वो अगर कोई ला सकता है तो उनमें ये जो नाम है यही ला सकते हैं, जो इनके गद्दी को खतरा पहुंचाते। इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि ये बढ़ के आगे आए। ये इसलिए इस कम्युनिटी में डर पैदा करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे कि जब हम लोग क्योंकि मैं जामिया में पढ़ता हूँ, जामिया एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हैं। तो अब वहाँ से जामिया से जो है 4 5 10 बटला हाउस इनकाउंटर जब हुआ, उसमें कुछ लोगों को बुक कर लिए। जब कुछ लोगों को बिल्कुल फेक इनकाउंटर था, जब उसमें बुक किया तो जामिया के स्टूडेंट के अंदर डर आया। मतलब वो उनको डराए कि अगर मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह जब एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें एफआईआर करके हम लोगों को बुक करके ये कहे कि अब बटला हाउस इनकाउंटर के बाद से जामिया में कोई ऐसा मोमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जामिया के स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरे हुए थे। कब उनको आतंकवादी कह दिया जाए ये वो नहीं जानते थे। और उसी पैटर्न को फिर उन्होंने जो है अपनाया दिल्ली राइट्स में, कि दिल्ली राइट्स जो है वो जामिया से प्लान हुआ, और जामिया स्टूडेंट को अरेस्ट करके जामिया को बेसिकली जो है वो टारगेट करके, क्योंकि मुस्लिम स्टूडेंट जब यहाँ से कोई मुस्लिम स्टूडेंट जो है पढ़ के निकलेगा, तो वो अपनी अधिकार की बात करेगा, वो अपनी आइडेंटिटी की बात करेगा, और जो है जो लड़ाई है, जो गलत नीति है सरकार की, उसकी बात करेगा। ठीक इसी तरह दूसरे कम्युनिटी, चाहे वो दलित हो या आदिवासी हो, वो भी उनके साथ भी वो सेम चीज करते हैं। उनको क्रिमिनलाइज करके जो है उनके आइडेंटिटी को दबाने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं कि जो ये किसी तरह जो है उभर के सामने नहीं आए, और अगर ये पढ़ लेंगे तो जो है वो हमारे बराबर आके बैठेंगे, और जब हमारे बराबर आके बैठेंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे, और फिर उनका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो वो इन चीजों से बचने के लिए जो है जिस तरह से जो है देश में जो अकलियती तबका है उसको जो है ये दबाना चाहते हैं। तो ये इनका प्लान है। मेरे ख्याल से सदी और सेंचुरी जो है वो बदल रही है, लोगों के जहन बदल रहे हैं, माइंड बदल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इस देश का जो भविष्य है यही लोग तय करेंगे कि इस देश का भविष्य कैसा होगा, हिंदुस्तान का भविष्य कैसा होगा, हिंदुस्तान कैसा दिखना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे हिंदुस्तान के ख्वाहिश रखते हैं कि जिसमें औरतें जो हैं वो सोना उछालते हुए जाएं, और कोई उनको जो है गलत नजर से देख नहीं सके। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ बैठकर खाना खाएं, और फिर जो है एक साथ रहें, किसी तरह का कोई लड़ाई और झगड़ा ना हो। तो इस पैटर्न को सेट करने के लिए जो है, जो ये आइडेंटिटी की जो बात होती है कि आप हमारी जो पहचान है उसको बरकरार रखिए,
ताकि हम अपने पहचान के साथ जो है एक साथ मिलकर एक ऐसा मैसेज देंगे जो आज से हिंदुस्तान, आज से पहले यानी कि हिंदुस्तान, मतलब कि हिंदुस्तान में ये कहा गया कि गंगा जमुनी तहजीब का वाला मुल्क है, तो वो मुल्क हम फिर से इस तरह से बनाएं कि यकीनन फिर लोग ये कहें कि ये मुल्क जो है वो गंगा जमुना तहजीब के मानने वाला मुल्क है। तो हम लोग ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं, और ऐसे हिंदुस्तान जब बनेगा तो ये जो सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उनकी जो विचारधारा है वो कमजोर पड़ेगी, और जब वो ये नहीं चाहते कि विचारधारा उनकी कमजोर पड़े, और वो जो चाह रहे हैं तानाशाह जो बने बैठे हैं, तो वो तानाशाही से जो है उनकी तानाशाही जो है वो खत्म होगी। इसलिए इसलिए वो इन कम्युनिटी को जो है वो दबाना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, अभी तो पढ़ाई कंप्लीट करना है, पीएचडी तक जाना है, और उसके बाद फिर कुछ बिजनेस का सोचेंगे। और एक्टिविज्म तो खून में है, क्योंकि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वो आज़ादी के जो मोमेंट्स हैं, वो खिलाफत मोमेंट्स हो या नॉन कॉपरेशन मोमेंट हो, वो जामिया से जो है वो शुरू हुआ। तो जामिया की इतिहास रही है कि जब भी इस देश को ज़रूरत पड़ा है तो जामिया जो है वो अपना योगदान दिया है। तो हम एज पर जामिया स्टूडेंट जो है इस मुल्क को, इस देश के और इस देश के आवाम को और लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। तो प्लान तो फिलहाल फ्यूचर प्लान यही है कि बिजनेस करना, एजुकेशन कंप्लीट करना, और इस एजुकेशन के साथ साथ जो है वो एक्टिविज्म को, जिस तरह से लोगों का प्यार मिला है और जिस तरह से लोग अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि आई थिंक आसिफ जो है, या जो अभी निकल के जेल से आया है, शायद वो हमारे अधिकारों की जो बात है वो बहुत खुल के लोगों के सामने या मीडिया के सामने कर सकता है। अगर उनको लगता है कि आसिफ ये काम कर सकता है, तो मैं आसिफ अपना पूरा 100% इफेक्ट जो है उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए देगा, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए देगा, इसमें नो डाउट है। जितने भी लोग हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उनकी उम्मीदों पे मैं पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जब भी इस मुल्क को बचाने की बात आएगी, जब भी इस मुल्क को बंटने से बचाने की बात आएगी, तब हम लोग जो है सीना सफर होके जो है खड़े रहेंगे। बिल्कुल, सीएनआरसी तो अभी वो एक ऐसा मोमेंट है जो कभी भूला नहीं जा सकता हिंदुस्तान की तारीख में। जो है ये एक इतना बड़ा मोमेंट और इतनी बड़ी अधिकारों की लड़ाई इतने बड़े पैमाने पे, बहुत बार अधिकार की लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जिस तरह से अगेंस्ट सीए और एनआरसी नॉर्थ ईस्ट से लेके जो है वो सब कुछ जो हुआ पूरे इंडिया में, तो ये एक अपने आप में जिसमें औरतें आके लीड की, लेडीज आगे आके इन द फ्रंट ऑफ, मतलब कि फ्रंट लाइन में आके जिस तरह से लीड की, तो कहीं ना कहीं जो है वो मोमेंट अपने आप में जो है वो एक इतिहास और एक हिस्ट्रिकल मोमेंट है। तो वो कभी खत्म नहीं होगा, और वो तभी खत्म होगा, आपको मैं बताऊं कि कभी अभी भी जो है अगेंस्ट सीए एनआरसी मूवमेंट को वाइंड अप नहीं किया गया है, और उसका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा प्रेस रिलीज नहीं है जिसपे ये कहा गया हो कि जो है ये मोमेंट जो है वो वाइंड अप हो गया है। तो मोमेंट वाइंड अप नहीं है, और जब मोमेंट वाइंड अप नहीं है तो मोमेंट जो है चलेगा। पैटर्न चेंज हो सकता है, और जब सड़कों पे क्योंकि अभी अधिकार की लड़ाई है, और अधिकार से बड़ी लड़ाई अभी जो है वो अपने आप को बचाने की है, यानी कि कोविड की वजह से जो महामारी जो अभी चल रहा है उसमें इतने सारे जान जो है वो चले गए। तो अभी जब जान ही नहीं बचेगा तो अधिकार लेके क्या करेंगे। तो फिलहाल तो अभी जान बचाने की लड़ाई है। हम जब कोरोना से निकलेंगे, तो अगर मुझे ऐसा लगेगा हम लोगों को कि क्या नाम है, सड़कों पे आना चाहिए और सड़कों को फिर से आबाद करना चाहिए, तो हम फिर से सड़कों को आबाद करेंगे। और जहां तक बात है कि जो लोग प्रिजनर्स जो अभी यूएपीए के तहत बंद है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों या फिर आइडेंटिटी की जो बात करते हैं, जो अधिकार की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के मानने वाले हों, वो जो लोग यूएपीए के तहत गलत तरीके से जिनको फंसाया गया है, उन तमाम लोगों के जो है रिहाई के लिए जो है एक जो है ऐसा डिस्कोर्स खड़ा करेंगे, ऐसा डिस्कोर्स कि जो जिस तरह से अगेंस्ट सीए एनआरसी बच्चों के मुंह में था कि जो है ये नो सीए नो एनआरसी, इसी तरह जो है बच्चों तक ये होगा कि नो यूएपीए, आप किसी पे यूएपीए पे बुक नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है डिस्कोर्स जो है वो खड़ा किया जाएगा, स्किल पे काम किया जाएगा, और उनकी रिहाई के लिए जो है एक मोमेंट जरूर शुरू किया जाएगा।